2002 के अंदर जो वाक्य हुआ गोधरा के अंदर, उसमें एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि जिसमें जो अधिकांश मीडिया के लोग जो थे वो हिंदुओं को, श्री नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को विलेन बनाना चाहते थे, जबकि वाक्य स्टार्ट हुआ था मुसलमान के एक टोले ने शुरू किया था उसको। तो आपके ऊपर दबाव बनाया गया था, लेकिन तो उन्होंने कहा मुझे, देखो उदय, अगर आपने अभी ज्यादा विरोध किया इसका तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा आप लिखो और मेरे नाम से स्टोरी जाए, ये नहीं हो सकता। ये चैलेंज खड़ा हुआ श्री नरेंद्र मोदी आने के बाद। तो ये बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, ये हर टाइप की कॉन्स्पिरेसी थी, कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी सभी। 100%। अमीश भाई के सामने जो केस था सोहराबुद्दीन वाला, वो तो पूरा गलत ही केस है एकदम। क्रांतिकारी सावरकर को सब जानते हैं, पर उन्होंने जो प्रयास किए भारत के विभाजन को रोकने के, उन्होंने जो भविष्यवाणियां की चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, जो आने वाले खतरे थे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, तो वीर सावरकर को हमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में देखना चाहिए। क्या बात है। एक मुसलमान के तबके ने मांगा देश अलग, हमने दिया। उसके बाद में गांधी जी की हत्या का लाभ उठा के प्रो मुस्लिम नीतियां देश पे थोप मारी शासकों ने, जो 60 साल तक चलती रही। मुस्लिम तुष्टीकरण तो बहुत हुआ और इसके बहुत बड़े पुरोधा महात्मा गांधी भी थे। उनके दो जो आदर्श थे उससे देश को काफी नुकसान हुआ। एक उनकी हिंदू मुस्लिम एकता का उनका मॉडल, जिसको मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, और दूसरा ये संपूर्ण अहिंसा, क्योंकि मारे तो आप मार खाते जाओ, है ना। वो डेफिनेशन खुद गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने भी नहीं की। भगवान कृष्ण ने स्वयं अहिंसा की बात नहीं की गीता में। तो हमने ये कॉल उठाया और सफलता मिली हमें। आज सरकार ने 18 OTT बैन किए, OTT और एप्स, और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स जो अश्लीलता परोस रहे थे। और अश्लीलता बड़ी भयंकर टाइप की है। तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट में जो पैसा चलता था दिल्ली में, वो तो बिल्कुल बंद है। नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ा काम किया है देश का, सालों से चलता आ रहा था। और जो भी पारदर्शिता के उन्होंने जो कदम उठाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, मैं मानता हूँ साल के श्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बचा रहे हैं भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उदय जी। आप हमेशा समय निकाल लेते हैं जब भी हम आपके पास आते हैं, कोई ना कोई एक नई प्रेरणा, कोई ना कोई नया विचार लेके। तो ये जो आज का साक्षात्कार है और आज की जो चर्चा है, वो एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, द चेंज मेकर्स। विभिन्न जो भारत में बहुत पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो इन विभिन्न फील्ड्स में जो काम हुआ है उसमें अलग अलग एक या अनेक फील्डों में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है कि ये भारतीय परिदृश्य बदल गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का कद बढ़ा है। तो उन लोगों को चिन्हित करके और उनके साथ ये हमारी बातचीत है, एक चर्चा है, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम को हम साथ में लेकर जी कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, लोग बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं कि उनको प्रेरणा मिले। मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली जब मैंने संत साहित्य पढ़ा, महान संतों के विषय में मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा अरे ये ऐसा देश है हमारा। तो मन में विचार है, संतों से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली जीवन में, संत साहित्य पढ़ के जी। ऐसे ही संतों के बाद जो विशिष्ट योगदान अपना लोग करते हैं, जैसे कि आप हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, बहुत प्रेरणा मिलेगी। और ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं द चेंज मेकर्स। तो आज हमारा वार्तालाप साक्षात्कार है श्री उदय माहुरकर जी के साथ। द चेंज मेकर्स सीरीज में उदय जी को हम लोग इसलिए लाए कि उदय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय संस्कृति की पुनर्संस्थापना करने के लिए, भारत के इतिहास को सही दृष्टिकोण से समझने के लिए, उसके सही पक्ष को, उसके सत्य को विश्व के सामने रखने के लिए। भारत में जो बहुत अनेक महापुरुष हुए, वो वास्तविक रूप में क्या थे, कैसे थे, उनकी क्या विचारधारा थी। जैसे कि वीर सावरकर, जिसके ऊपर उदय जी ने, जिनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, और हमेशा हर स्टेज पे उन्होंने सावरकर जी का जो सच्चा दृष्टिकोण था भारत को लेकर, उसको बड़ी मजबूती से रखा है। तो इतने अलग अलग क्षेत्रों में उदय जी का ये योगदान रहा है, तो हमें लगा कि द चेंज मेकर सीरीज में उदय जी को अवश्य आना चाहिए। इसलिए हमने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि आप आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है उदय जी। हम शुरू करते हैं, पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दें हमारे ऑडियंस के लिए। देखिए, 4 क्षेत्रों में मैं अपने आप को थोड़ा ज्ञानी समझ सकता हूँ। एक, वीर सावरकर,
का सही व्यक्तित्व और उनका भारत के लिए योगदान। सावरकर जी जो हैं उनकी आधे ही सावरकर देश के सामने हैं, क्रांतिकारी, पर सावरकर जिन्होंने भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास किया, भारत पे जो आपत्तियां आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, उसकी जो भविष्यवाणी की उसके बारे में कम लोग जानते हैं। तो हमने ये प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया कि वीर सावरकर जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस हैं। ये हमने प्रयत्न किया है। दूसरी जो एक इस्लामिक कट्टरवाद और हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया है और मेरा जो दृष्टिकोण है इसमें काफ़ी यूनिक है। तीसरा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस मॉडल। इस पे 2 किताब मैंने लिखी हैं जो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, सेंटर स्टेज और मार्चिंग विद ए बिलियन। दूसरा, इतिहास में जो खिलवाड़ हुई है उसको कैसे दुरुस्त करना, इसमें भी मुझे एक अच्छा एक दृष्टिकोण है मेरा। और एक नया विषय मैंने हाथ में लिया है जिसके अंदर मैं अपनी एक्सपर्टाइज कह सकता हूँ, वो है अश्लीलता का असर भारत की संस्कृति पे। जो अश्लीलता परोसी जा रही है OTT के माध्यम से, सोशल मीडिया, फिल्म, पोर्नोग्राफी के माध्यम से, हमने ये साबित कर दिया कि यही बढ़ते हुए बलात्कारों का मुख्य कारण है। ये 4 विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण रखता हूँ, ज्ञान भी रखता हूँ। छत्रपति शिवाजी को भी मैंने प्रयास किया है, एक नया प्रयास मैं कर रहा हूँ उनको अलग स्वरूप में प्रस्तुत करने का। क्योंकि छत्रपति शिवाजी का जब देहांत हुआ तब वो सम्राट थे। अगर उनका क्षेत्रफल देखें उनके राज्य का तो सम्राट थे वो, हमको राजा के रूप में देखते हैं। तो जो प्रयास अपने सावरकर जी के संदर्भ में किया वो प्रयास अपन छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में भी अभी कर रहे हैं। आपकी एक पुस्तक भी आने वाली है। एक पुस्तक भी आएगी। बहुत बढ़िया। नहीं, ये तो हमेशा मैंने महसूस किया है कि बड़ा मौलिक दृष्टिकोण आपका रहता है इन सभी विषयों पे, और आपने बहुतों को प्रेरित भी किया है। बहुत साल पहले जब हम लोग की पहली भेंट हुई थी तो आपने मुझे ही प्रेरित किया था सावरकर जी को लेके, और तब हमने आपके से प्रेरणा लेके एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी वीर सावरकर के ऊपर। बहुत अच्छी बनाई थी जी। तो ये तो देखिए, वीर सावरकर का जो राष्ट्र प्रथम है वो बिल्कुल अलग टाइप का राष्ट्र प्रथम है, जिससे हर एक व्यक्ति जो भारत को महान देश के रूप में देखना चाहता है, विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है, वो उससे प्रेरित होगा। उनका नेशन फर्स्ट ये है कि कोई भी ऐसा काम न करो जिससे देश को नुकसान हो। ये एक यूनिक नेशन फर्स्ट है मेरे हिसाब से, और जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ को सेक्रीफाइस किया। वो चाहते तो वो कांग्रेस में जा सकते थे, कांग्रेस का न्योता था उनको, नेताजी बोस का न्योता था, लेकिन वो हिंदू महासभा में गए क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके हिंदू हकों का हनन कर रही थी। और हिंदू महासभा थी वो एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही थी, हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी। वरना ऐसा नहीं कि उनकी और हिंदू महासभा के विचार बिल्कुल समान विचार थे, और हिंदू महासभा के आइडियोलॉजी के साथ में भी उनके कई मतभेद होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात पे उनका एक मत था कि भाई हिंदुओं का हनन न हो और मुस्लिम तुष्टीकरण न हो। हाँ, इस बिंदु तक पहुंचने में निश्चित रूप से एक बहुत लंबी यात्रा आपने तय की है। हमें ज़रा अपने जो पहले का जो प्रारंभिक जीवन है थोड़ा उसके विषय में बताएं कि वो कौन कौन से वो पिवटल मूवमेंट्स थे आपकी लाइफ के जिसने अंदर ये जोत जगाई, एक लगन पैदा की अंदर की ऐसा मुझे करना है, ये बनना है, और जो आपको इस पथ पे लेके आई। देखिए, छोटेपन से, क्योंकि मैं मराठा खानदान में से आता हूँ, मेरे पूर्वज सरदार भिखाजीराव पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, बाद में टिप्पू सुल्तान के सामने भी लड़े थे, बादामी किले की लड़ाई में कर्नाटक में, जिसमें उनके भाई विहारजी राव वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मराठा खानदान के अंदर एक छत्रपति शिवाजी का एक विशेष स्थान है। मैं उनकी गाथाओं से प्रेरित मानता था अपने आप को। राणा प्रताप की गाथा से मैं प्रेरित हुआ, है ना। और छोटेपन में मुझे याद है जब तक कि मेरे जो कुल देवता हैं वो खंडोबा हैं, महाराष्ट्र में खंडोबा जिनको कहते हैं, उत्तर भारत में वो कहते हैं मार्तंड भैरव। तो मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो छोटे बच्चों को फैंटेसी आती है कई बार, तो मुझे ये फैंटेसी आती थी कि अगर मेरे कुल देवता मेरे पे प्रसन्न हो गए और मेरे पास वरदान मांगने को कहा तो मैं क्या वरदान मांगूंगा। तो मैं ये कहता था कि मैं वरदान ये मांगूंगा कि मेरी 15 मिनट की भेंट आप छत्रपति शिवाजी महाराज से करवा दीजिए और 15 मिनट की राणा प्रताप के साथ। क्या बात है, कितने सुंदर विषय। हाँ, बाद में मुझे याद है कि छोटेपन में मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कांग्रेस ने और देश ने वीर सावरकर को बहुत अन्याय किया। ये छोटेपन की बात है। मैं भी वीर सावरकर को क्रांतिकारी के रूप में ही जानता था, लेकिन 1996 में मैंने उनका अध्ययन शुरू किया, और जैसे अध्ययन शुरू किया मेरे मन में ये ख्याल आया कि इनको जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। क्रांतिकारी सावरकर को सब जानते हैं, पर उन्होंने जो प्रयास किए भारत के विभाजन को रोकने के, उन्होंने जो भविष्यवाणियां की चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, जो आने वाले खतरे थे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं
तो वीर सावरकर को हमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में देखना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। एक और मुझे विचार आया उसके बाद में कि उनको हमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडामस के रूप में भी देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो भी आपत्तियां आई भारत जी, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके गए 75 साल में, उस सबकी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी जी। तो ये मेरे प्रेरणा सूत्र हैं। दूसरा, संतों से भी मुझे प्रेरणा मिली। मैंने जब इसी काल के दौरान मैंने स्वामी प्राणवानंद जी का चरित्र पढ़ा। स्वामी प्राणवानंद जी मतलब भारत सेवा आश्रम के संस्थापक, बंगाली संत थे और श्री अरबिंदो और कुछ हद तक स्वामी विवेकानंद के भी वो समकक्ष थे। मैंने उनका जो पूरा दृष्टिकोण देखा कि वो दलित और आदिवासियों में से संत बनाते थे, समझा। दूसरा, उन्होंने वीर सावरकर को 1940 में सपोर्ट किया था और एक दिन जेल में गए थे वो, और उनके जो अनुयायी हैं उनको शिव का अवतार मानते हैं, और उनकी जो आज भी उनकी जो आरती होती है वो आरती 7 वस्तुओं से होती है, उसमें से एक है खंजर और दूसरी है तलवार। तो मुझे लगता था कि संपूर्ण अहिंसा की जो पूरी आइडियोलॉजी आई उससे हमारी जो प्रतिकारक शक्ति है वो कहीं ना कहीं नष्ट हुई या उसका हनन हुआ, क्योंकि क्षत्रिय तत्व हमारा क्षीण होता गया जैसे जैसे संपूर्ण अहिंसा की बात बढ़ती रही। तो मुझे लगता था कि ये संत जो है ये क्षत्रिय तत्व को वापस ला सकते हैं। इनका अगर अनुयायी वर्ग बढ़े तो जो हमने खोया है 60 साल में या 75 साल में, उसको हम वापस हासिल कर सकते हैं। बहुत सही कहा। तो उनसे मैंने बहुत प्रेरणा। दूसरे मेरे प्रेरणा सूत्र थे वासुदेवानंद सरस्वती और श्री रंगवदूत। ये दोनों बहुत बड़े दत्त संप्रदाय के बड़े संत थे। और एक राजऋषि मुनि हो गए जो क्लासिकल युवा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ। ये 4 संतों से मैंने प्रेरणा ली, और योग के संदर्भ में मैंने प्रेरणा ली स्वामी रामदेव से। उससे बहुत मुझे फायदा हुआ। जो मैंने योग सीखा उनसे, वो जो मेरे में एक परिवर्तन आया, एक सात्विकता के तरफ मेरा जो दृष्टिकोण था और बढ़ा, वो प्राणायाम सीखने के बाद में मैंने महसूस किया। बहुत अच्छा। ये अहिंसा की अवधारणा तो गांधी लेके आ गए इस देश में, वरना तो इस देश में सब कुछ एकदम सच्चे दृष्टिकोण से देखा जाता था। भगवान कृष्ण ने स्वयं अहिंसा की बात नहीं की गीता में। उन्होंने तो अर्जुन से कहा कि अपने शस्त्र उठाओ, युद्ध करो और धर्म की रक्षा करो। तो धर्म हिंसा तथैव च, ये तो शुरू से रहा हमारे यहाँ। गांधी जी ने देश के अच्छे काम भी किए, इसे हम ना नहीं कह सकते, लेकिन उनकी 2 जो आदर्श थे या उनका जो दृष्टिकोण था उससे देश को काफी नुकसान हुआ। एक उनकी हिंदू मुस्लिम एकता का उनका मॉडल, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, और दूसरा ये संपूर्ण अहिंसा। संपूर्ण अहिंसा की परिभाषा जो उन्होंने दी है, क्योंकि मारे तो आप मार खाते जाओ, है ना, वो डेफिनेशन संपूर्ण अहिंसा का खुद गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने भी नहीं की। उन्होंने ये डेफिनेशन नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई आप पे वार करे जी तो उसका प्रतिकार मत करो, आप अपने आप को अपनी रक्षा न करो, स्वरक्षा न करो, ऐसा कोई ने नहीं कहा। ये पहले मेरे ख्याल से मानव जाति के अंदर पहले व्यक्ति ऐसे कहने वाले थे, वो महात्मा गांधी थे। उससे मैं मानता हूं कि देश को नुकसान हुआ। वरना ग्राम स्वराज की बात करें, उनके आर्थिक सोच की बात करें, उनका जो इंक्लूसिव जो रिफॉर्म है उसकी बात करें, तो गांधी जी ने भी बड़ा काम किया देश का। स्वच्छ भारत की बात करें अपन, लेकिन ये 2 उनके जो सिद्धांत थे उससे मैं मानता हूं कि देश को काफी नुकसान हुआ। जी। अगर आपके कुल देवता, अगर आपको आपकी जो बचपन की पुकार है, एक जो आपकी बहुत गहरी इच्छा थी कि आपकी कुछ चंद मिनटों के लिए आपकी भेंट छत्रपति शिवाजी महाराज से हो जाए और महाराणा प्रताप से हो जाए, अगर इस इच्छा को पूर्ण करें तो आप इन दोनों महान योद्धाओं से और महापुरुषों से मिलकर इनसे क्या बात करेंगे? उनसे मैं ये कहूंगा कि जो चुनौती उनके टाइम पे थी, उनके काल में जो थी भारत के सामने, खास करके विदेशी आक्रमणकारों की, उनके अत्याचारों की, उसकी जगह चुनौतियां अलग टाइप की हो गई। जैसे कि मैंने कहा कि गंदा परोसा जा रहा है ओटीटी के माध्यम से। आज मेरी भेंट होती है तो मैं उसका सॉल्यूशन उनके पास मांगूंगा। उनसे कहूंगा कि महान देश बनने का हमने जो एक हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखा है, उन्होंने ही रखा है, मैं तो कहूंगा 2047 का जो हमारा लक्ष्य है महान देश बनने का, उसके अंदर जो आपत्तियां आ रही हैं, जो रोड़े आ रहे हैं, वो दूर कैसे की जाए, इसके बारे में आप देश का मार्गदर्शन करिए। मेरी ये प्रार्थना उनसे होगी। और भारत विश्व गुरु बने, और कैसे बने इसका आप रोड मैप बना के दीजिए। बहुत सुंदर। इतनी क्षेत्रों में आपने बहुत काम किया है, जैसा अभी आपने बताया, अलग विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सावरकर जी का हो या अपना इतिहास हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके हो। सावरकर जी के ऊपर लिखी गई आपकी पुस्तक जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो कब आपको लगा ये सब काम करते हुए
कि आपका जो प्रयास है इन दिशाओं में, आपका जो योगदान है, वो एक कोई वाकई प्रभाव ला रहा है, एक चेंज आ रहा है, एक टेंजिबल डिफरेंस महसूस हो रहा है? कब आपको ऐसा लगा? देखिए, ये जो संशोधन है कि वीर सावरकर जो है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, तो जब मैंने इस पे एक लेक्चर सीरीज शुरू की 2017-18 के अंदर, उस टाइम पे जो लोग मेरे से आके बात करते थे कि ये तो पूरा अलग ही दृष्टिकोण है, ये तो बहुत अलग टाइप का दृष्टिकोण है, उस टाइम पे बहुत प्रेरणा मुझे मिली। उसी प्रेरणा से मैंने किताब लिखी। देखिए, वीर सावरकर का व्यक्तित्व सबके सामने है, पर इतिहास को कैसे देखा जाए आज के काल में, ये मेरा एक विशेष एक एक्सपर्टाइज है, मैं कहूँगा। और बहुत ही मौलिक है। आपकी जो बातें हैं और आपका जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में बहुत ओरिजिनल है, बहुत मौलिक मैंने पाया है इसको। जैसे सावरकर के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, बहुत से सेमिनार्स हुए हैं, बहुत से अलग अलग स्थानों पे उनके बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। लेकिन सावरकर की सोच को एकदम गहराई से समझ के और उसको इस तरीके से पूरी सच्चाई और उसकी वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना, ये तो सिर्फ आप ही कर रहे हैं। नहीं, धन्यवाद है आपका। ऐसा नहीं, कई लोगों का योगदान है, लेकिन हाँ, वो किताब को अलग तरह से लिखा है हमने, मेरे और जो मेरे सहलेखक है चिरायु पंडित ने। हमने पहले 2 चैप्टर मुस्लिम प्रॉब्लम को लेके किए हैं। देख, किताब हिंदुत्व हीरो पे है, लेकिन पहले जो चैप्टर दोनों है, पहला चैप्टर है अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल का रोल कट्टरवाद बनाने में, सेपरेटिस्ट थॉट्स को करने में, और दूसरा चैप्टर है वो है कांग्रेस का तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, और तीसरा चैप्टर है सावरकर का हिंदुत्व। तो अगर 2 चैप्टर, आप पहले 3 चैप्टर्स पढ़ते हो तो आपके मन में अगर आपका मन खुला है, आप कोई आइडियोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हो, ओपन माइंड है आपका, तो आप बिल्कुल, आपको किताब पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि पहले हमने प्रॉब्लम बताया और फिर सॉल्यूशन बताया। बिल्कुल, और बहुत सच्ची विवेचना है उसमें, यथार्थ है, जो जैसा हुआ वैसा ही है, क्योंकि उसको कोई काट नहीं सकता। आपके मैंने और भी साक्षात्कार देखे हैं इन्हीं बिंदुओं पे, उस पर जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है, जिस तरीके से अपने तर्क रखे हैं, उनको कोई नहीं, आज नेहरू भी आपके सामने आ जाए या गांधी भी आ जाए तो काट नहीं सकते उस बात को। बिल्कुल नहीं, दे विल स्टैंड सत्य के आधार पे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा अपनी गलतियों को। मुस्लिम तुष्टीकरण तो बहुत हुआ, और इसके बहुत बड़े पुरोधा महात्मा गांधी भी थे, और नेहरू और कांग्रेस तो रही फिर उसके बाद में, अभी तक होता रहा ये। बिल्कुल, जब इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा हो और इस लेवल पे आप प्रयास कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि सबके साथ ऐसा होता है कि एक अचानक एक थोड़ा अनसर्टेनिटी सी लगती है, अनिश्चितता सी लगती है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो इन डाउट्स के मोमेंट में अपने इस विश्वास को, अपने इस फेथ को कैसे आप फिर से पुख्ता करते हैं? देखिए, ये कलयुग है, और आप सत्व का रास्ता चुनते हैं पूर्ण रूप से, उसको स्वीकृति लेट मिलती है। ये कलयुग का एक तरीके से क्रम है। तो कभी भी लगता है कई बार कि इतनी सच्चाई से रहा मैं, और इतनी मैंने मौलिक चीज़ें समाज के सामने रखी, फिर भी कई बार लगता है कि जो रिकग्निशन मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। लेकिन ऐसे मानसिकता के अंदर मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं वीर सावरकर, और उनका 1937 का जो वाक्य है उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ। 1937 के अंदर, जैसे पहले भी कहा मैंने इस चर्चा के अंदर, कि नेताजी बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एसएम जोशी जैसे कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। सावरकर बड़े क्लियर थे बिल्कुल, उन्होंने न्योता ठुकरा दिया। और कारण क्या बताया? उन्हें कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, ये देश के साथ धोखाधड़ी है, और इस पद पे कांग्रेस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो मैं भी पाप का भागीदार बनूंगा। क्या बात है। और धनंजय कीर, जो उनके पहले बायोग्राफर हैं सावरकर जी के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है वीर सावरकर में, जिसको हमने भी हमारी किताब में काफी उपयोग किया उनकी किताब का एज सोर्स मटेरियल। उन्होंने कहा है कि ये जो योगदान था वीर सावरकर का, ये जो एक्शन था उनका कांग्रेस ज्वाइन न करने का, वो राणा प्रताप जैसा बलिदान था। क्योंकि अकबर ने जब न्योता दिया राणा प्रताप को, उस टाइम पे राणा प्रताप के खुद के भाई, उनके रिलेटिव्स, राजपूत राजा सभी अकबर के साथ जा चुके थे, कि राणा प्रताप नहीं गए, और एक सिंगल माइंडेडनेस से उन्हें लड़ी 20 साल तक, और 20 साल के बाद में वो सफल हुए। चित्तौड़गढ़ नहीं जीत पाए वो, बाकी पूरा मेवाड़ उन्होंने जीत लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो योगदान है सावरकर का, ये राणा प्रताप जैसा योगदान है, क्योंकि अगर सावरकर कांग्रेस ज्वाइन करते, ऐसा कोई स्थान नहीं था उसको जिसको प्राप्त न कर पाते। पर उन्होंने राष्ट्र को प्रथम गिना। उन्होंने ये सोचा कि मैं जाके भले नेता बन जाऊं, पर देश को नुकसान होगा। इसके लिए एक छोटी सी पार्टी हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकार किया।
क्या बहुत बात बड़ा बलिदान था। तो ये मेरे लिए सब में बड़ी प्रेरणा है। इसको बोलते हैं नेशन फर्स्ट, इसको बोलते हैं राष्ट्र प्रथम। क्या बात है। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end it now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. तो मैं इससे प्रेरणा लेता हूं कि जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर सात्विकता के आधार पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसका जो सुकून है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या बात है। और इसी विचार ने मुझे भी बहुत प्रेरणा दी है कि नेशन फर्स्ट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और आपसे ये इस बात की प्रेरणा लेके मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व में जितने भारतीय ये सीरीज को देखेंगे वो भी इसी बात से प्रेरणा लेंगे कि राष्ट्र प्रथम, इसको हमेशा। इसका सब में लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है ये जो मैंने अश्लीलता के सामने जो लड़ाई शुरू की है, 14 महीने पहले मैंने शुरू की। जब मैं कमिश्नर था, कई लोगों ने पूछा मुझे कि आप तो कमिश्नर हो, आप तो जज हो आरटीआई कोर्ट के अंदर। मैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, सेंट्रल आरटीआई कमिश्नर, एक जज की पोस्ट है वो, तो आप ये कैसे कर रहे हो? मैंने कहा कि देखिए, कमिश्नर के रूप में मैंने क्या काम किया है वो योगदान मेरा देखने का तरीका अलग होना चाहिए। बाकी ये देश के लिए आवश्यकता है, देश की मांग है। रोज हमारी पीढ़ी बिगड़ रही है, रोज अश्लीलता फोन पे आ रही है। तो मैंने एक कॉल लिया। देखिए, ये कॉल भी बहुत आसान नहीं था। कौन लोग हैं सामने ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अश्लीलता बेच के, समझा? और देश का पूरा जो विश्वगुरु बनने का सपना है, महान देश बनने का सपना है, उसको धूल में मिला रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न यह आया कि हम 2047 नहीं, 2037 के पहले ही, 37 तक ही हम महान देश बन जाएंगे, आर्थिक महासत्ता बन जाएंगे, सैनिकी महासत्ता बन जाएंगे, वैज्ञानिक महासत्ता बन जाएंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश बनेंगे? ये प्रश्न मेरे मन में आया और मैंने ये कॉल लिया कि मैं ये काम करूंगा। अगर मैं ये देखने बैठता कि सामने कौन लोग हैं, तो सामने बहुत पावरफुल लोग हैं, हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, हजारों करोड़, पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसी पे टिकी है। तो ये मेरा एक कॉल था और ये वीर सावरकर को ही इसका श्रेय जाता है, उनकी आइडियोलॉजी इसका श्रेय जाता है। वरना अकेला दो तीन दोस्तों के साथ बैठ के, मेरे एक प्रेरणा सूत्र भी है इसके अंदर, जो श्री रविशंकर के करीब है बहुत, मेरे मार्गदर्शक मैं तो कहूँगा, उन्होंने भी कन्विंस किया मुझे। और हम खास हमने ये देखा कि बलात्कार के जो किस्से बढ़ रहे हैं वो इसके वजह से बढ़ रहे हैं। बलात्कारी ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमने फ़ोन पे देखा और हम इससे प्रेरित हुए। तो हमने ये कॉल उठाया और सफलता मिली हमें। आज 3 दिन पहले सरकार ने 18 OTT बैन किए, OTT और ऐप्स, और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स जो अश्लीलता परोस रहे थे। और अश्लीलता बड़ी भयंकर टाइप की है। क्या है उसका भी व्यूअर्स को ख्याल होना चाहिए। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार। एक पिक्चर है उसने तो सभी हदें पार कर दी है। उसमें एक पुरुष है जिसकी व्यभिचारी संबंध अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी भाभी से हैं और अपनी चचेरी बहन से हैं। मैं मानता हूँ कि इस टाइप की फिल्में बनाना ये देशद्रोही प्रवृत्ति है, रेप को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है। और इसीलिए हम एक बहुत ही कठोर कायदे की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा सरकार को सजेस्ट कर रहे हैं। उसका नाम हमने रखा है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। ये लॉ ऑफ एथिक्स कोड अपने प्रियम्बल में कहेगा कि जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब ने नहीं किया भारतीय संस्कृति को, भारत को, उससे ज़्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो समाज का ताना बाना तोड़ के, इस टाइप के फिल्में परोस के। जो देखेगा लोग देख के उसका अनुकरण करते हैं। बिल्कुल। तो हमने जो लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की है उसमें हमने कहा है कि एक कायदा बने जो इसको देशद्रोही प्रवृत्ति और रेप को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति के रूप में इसको डिक्लेयर करे और तय करे मर्यादा हर एक ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म में, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और कुछ धाराओं का उल्लंघन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर करता है तो उस पर 2 चार्ज लगेंगे, देशद्रोही प्रवृत्ति और रेप को बढ़ावा देने की। बहुत बढ़िया। 10 से 20 साल की सजा होगी। जैसे यूएस के अंदर ड्रग पेडलिंग के अंदर 30 से 50 साल तक की सजा होती है।
देशद्रोही प्रवृत्ति मानी जाती है वहां पे। इसमें 10 से 20 साल की सजा होगी, 4 महीने में समरी ट्रायल होगी, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी, और जो सामग्री मार्केट में डाली है आपने उसको आपको वापस खींचना होगा, वरना आप जेल में जाओगे। बहुत बढ़िया। और हमने एक वैकल्पिक रास्ता भी बताया है। ये कानून को समझो थोड़ा टाइम लग सकता है इसके गठन में, तो हमने कहा है कि एक आईटी एक्ट में सुधार हो, इस टाइप का जो मटेरियल है वो एक ग्रुप में डाल दिया जाए, और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से लिंक कर दी जाए, ताकि देखने वाले ज्यादातर इस टाइप की सामग्री लोग छुप के देखते हैं, देखने वाले को ये ख्याल रहे कि मुझे कोई देख रहा है। और मैंने एक आईटी एक्सपर्ट से बात की, उसने कहा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेबसाइट का मैसेज ये आ जाए कि आपने हमारे वेबसाइट को अभी एक्सेस किया। दूसरा हमने कहा है कि एक जॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बने ओनली फॉर प्रिवेंशन ऑफ परवर्टेड कंटेंट ऑन ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स। ये 2 हमारी वैकल्पिक व्यवस्था है, और लॉन्ग टर्म डिमांड हमारी वो है लॉ ऑफ एथिक्स कोड सभी ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म के लिए। और मेरा विश्वास है कि अगर मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं वो इसको रोक सकती हैं, साउथ कोरिया रोक सकता है, सिंगापुर रोक सकता है, हम क्यों नहीं रोक सकते? तो ये 18 जो ऐप बैन किए हैं, 18 ओटीटी और ऐप सरकार ने, उसका मैं स्वागत करता हूं, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मानता हूं कि जो ऐसा परोसने वाले हैं उनमें डर पैदा होगा, क्योंकि एक जो ऐप है इसका गंदा ऐप है एकदम, वो तो अभी आईपीओ लेके आ रहा है, इससे लोगों के मन में डर पैदा होगा। तो आपने तो उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया फिर है? नहीं, मंसूबे नहीं, मैंने मातृभूमि की सेवा की, मैं कहूंगा। बिल्कुल, बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर किसी देश को, बड़ी बड़ी बातें करना अपनी जगह, लेकिन अगर किसी देश को अगर बर्बाद करना है, उसका विनाश करना है, तो उसकी संस्कृति को भी नष्ट कर दो। आज अगर हजारों साल से भारत की संस्कृति अगर वो संरक्षित रही है, उसके मूल्य अभी भी जीवित हैं, तो वो इसीलिए है कि भले कितनी आक्रांता आए लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं मिटा सके हैं। बिल्कुल। और ये लोग, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, राष्ट्र द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये तो उनसे भी बड़ा पाप कर रहे हैं जो वो नहीं कर पाए। ये लोग संस्कृति को विनाश कर रहे हैं। समाज की भी थोड़ी गलती है इसमें। समाज एक तरीके से बॉलीवुड से चौंधिया गया है, तो समाज के अंदर भी एक हमें एक थोड़ा अवेयरनेस, शिक्षा देनी पड़ेगी कि असली हीरो कौन है, हमारे असली नायक महानायक कौन है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं, इसके अंदर शिक्षक का रोल है, माता पिता का रोल है, सबका रोल है इसके अंदर। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है मेरे मन में कि अगर ये चलता रहा तो इससे कोई बच नहीं पाएगा, न ब्राह्मण बच पाएगा, न राजपूत बच पाएगा, न क्षत्रिय बच पाएगा, न दलित बच पाएगा, न मुसलमान बच पाएगा, न क्रिश्चियन बच पाएगा, न पारसी बच पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सबके बच्चे ये फोन पे देख रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। तो जब भी इस तरीके के बड़े प्रयास किए जाते हैं जीवन में, तो मैं ये हमेशा जानना चाहता था कि रेजिलियंस का भी बहुत महत्व होता है जीवन में। तो क्या आप अपनी लाइफ में कोई एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि कैसे आपने अपने रेजिलियंस को रखा है? देखिए, सब में चैलेंजिंग पीरियड मेरे लिए जो था ऐसे ह्यूमन बीइंग, एज ए पत्रकार, वो था 2002 से लेके 2008 तक। 2002 के अंदर जो वाक्य हुआ गोधरा के अंदर, वो बाद में जो रिएक्शन हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसमें एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि जिसमें जो अधिकांश मीडिया के लोग जो थे वो हिंदुओं को, श्री नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को विलेन बनाना चाहते थे। जबकि वाकया स्टार्ट हुआ था मुसलमान के एक टोले ने शुरू किया था, उसको जो जलाया 59 हिंदुओं को। तो ये लोग ऐसा चाहते थे कि 59 हिंदू वाला जो जलाया वो मामला है, वो उसको तरफ लोग ध्यान नहीं दे समाज, और सिर्फ ये हिंदुओं को विलन के रूप में देखे, श्री नरेंद्र मोदी को विलन के रूप में देखे, आरएसएस को, बीजेपी को देखे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था, क्योंकि मैं ये मानता था कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ। और क्यों हुआ? एक मुसलमान के तबके ने कहा मांगा देश अलग, हमने दिया। उसके बाद में गांधी जी की हत्या का लाभ उठा के प्रो मुस्लिम नीतियां देश पे थोप मारी शासकों ने, जो 60 साल तक चलती रही। आप समझे? तो मैं मानता था कि हिंदू मुस्लिम का अगर इशू खड़ा होता है तो उसका रिपोर्टिंग सही होना चाहिए। मैं नहीं कहा था कि प्रो हिंदू करो आप, पर पूरा रिपोर्टिंग एंटी हिंदू चल रहा था, एंटी मोदी चल रहा था, एंटी आरएसएस चल रहा था, एंटी बीबी चल रहा था, और मैं था इंडिया टुडे के अंदर। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई उस टाइम पे सही पिक्चर को लाने के लिए समाज के सामने। मुझे याद है एक वाक्य, जिस दिन वाजपेयी निकले, एक बड़ा फेमस वाक्य है जिसमें श्री वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि मुख्यमंत्री राजधर्म निभाएं। तो उस दिन रात को मैंने स्टोरी फाइल की। ये अंदर की बात है, लेकिन अब कई साल हो गए, मुझे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो सत्य बोलना चाहिए मुझे। जो स्टोरी जो हैंडल करने वाले थे वो शायद इंडिया टुडे के अंदर वो थोड़े प्रो मुस्लिम हो गए या लेफ्टिस्ट होंगे या जो भी होगा। जो स्टोरी मेरे पास आई तो 70% स्टोरी एंटी श्री नरेंद्र मोदी हो चुकी थी, एंटी बीजेपी आरएसएस हो चुकी थी। समझे आप? तो 2 बजे मेरे पास प्लेबैक आया, उसको प्लेबैक बोलते हैं। जब स्टोरी इंडिया टुडे में एक बहुत अच्छा रूल था
कि स्टोरी राइटर क्लियर करेगा फिर ही प्रिंट पे जाएगी। तो मुझे एक कॉपी एडिटर थे वहाँ पे, काफ़ी नामी पत्रकार हैं और राष्ट्रवादी पत्रकार है, ऐसा नहीं है। रात को जब आई मेरे पास में कॉपी 2 बजे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो वहाँ से पूरा ऐड कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा मुझे, देखो उदय, अगर आपने अभी ज़्यादा विरोध किया इसका तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा आप लिखो और मेरे नाम से स्टोरी जाए, ये नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने नहीं लिखी थी कोई दूसरे व्यक्ति ने, पर वो कॉपी एडिटर थे। तो वो मैंने कहा देखिए आपको स्टोरी चेंज करनी पड़ेगी, और इसी रूप में अगर स्टोरी गई तो फिर शायद मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। 4 बजे स्टोरी वापस आई मेरे पास, सुबह 4 बजे, और रेशियो चेंज हो गया था। जो मिलावट वाला भाग था वो 30% हो गया था, और जो मेरा वाला भाग था वो 70% हो गया था। वैसे ही 2010 के अंदर इनह्यूमन राइट्स नाम की स्टोरी आई थी मेरी, जिसमें मैंने ये प्रूव किया कि जो ये लेफ्टिस्ट लीडर्स हैं, एनजीओज हैं, इन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को गलत स्टेटमेंट देने के लिए प्रेरित किया था। तो कई मुसलमानों को मिला जिन्होंने कहा कि हमने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ये तो हमने ऐसा कहा ही नहीं था, ये तो हमारे नाम से कोई ने दे दिया और हमारी सिग्नेचर ले ली। वो बड़ी फेमस स्टोरी थी। वो स्टोरी के बाद में एक बड़ा बदलाव आया। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स मैंने देखे हुए हैं, लेकिन मेरा गाइडिंग जो मेरे इंस्पिरेशन थे वो थे सावरकर, कि देश महान है, बाकी सब सेकेंडरी है। और मुसलमानों को भी मदद की उस टाइम पे मैंने, पर्सनल लेवल पे, क्योंकि जो मुसलमान मरे वो भी इनोसेंट मरे कई सारे, तो मुसलमानों को भी मैंने मदद की उस टाइम पे पर्सनल लेवल पे। लेकिन रिपोर्टिंग में मैंने एकदम पारदर्शिता रखी और लड़ा मैं सही बात को लाने के लिए। ये जो स्टैंड लेने की बात होती है, ये निश्चित रूप से युवा आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और प्रेरणा पाएंगे। इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने अपने कॉपी राइटर को रात में स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, मैं ये तो छपने नहीं दूंगा, और ये भी कह दिया कि अगर छापी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। ये एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड होता है, बहुत हिम्मत की बात होती है। कैसे इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि नहीं, मुझे ये स्टैंड लेना है? ये स्ट्रेंथ सावरकर ही दे सकते हैं, जिन्होंने वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से प्रेरणा ली है सही रूप में, वही काम ये कर सकता है, बाकी आदमी नहीं कर सकता। और सावरकर का जो योगदान है 1937 वाला, मैंने जो कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, जबकि कांग्रेस ज्वाइन करना एक फैशन था उस जमाने में। बिल्कुल, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा मैं, क्यों? कांग्रेस, और सही निकले। 10 साल के बाद विभाजन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं पाप में भागीदार नहीं बनूंगा जी। उन्होंने ये कहा, उनका स्टेटमेंट है कि ये सही देशभक्तों की मैं आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों के पहली पंक्ति में जो देशभक्ति के नाम पे देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। I would like to stand in the last row of true patriots, then the first row of those who are betraying the nation in the name of nationalism. क्या बात है। ये मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। जो भी मैं हिम्मत करता हूँ, जो मैं स्टैंड लेता हूँ, जैसे ओटीटी में जो मैंने स्टैंड लिया, कई लोगों को अच्छा नहीं लगा वो, लेकिन फिर भी मेरा स्टैंड क्लियर था एकदम कि अगर हमें महान देश बनना है, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, तो ये राक्षस है, इसको हमें परास्त करना ही होगा। बहुत सही कहा आपने। उदय जी, इतनी एक अपनी जीवन यात्रा में जब पीछे पलट के देखते हैं तो निश्चित रूप से कोई ऐसे जीवन में ऐसे बिंदु आए होंगे जब आप भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुए होंगे, डिमोटिवेट हुए होंगे किसी भी कारण से, कोई ऐसी घटना से। तो उस समय क्या किया, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? देखिए, मैं बार इसी बात पे आऊँगा कि राष्ट्र प्रथम का अगर मंत्र आपने पढ़ लिया एक बार सही अर्थ में, वो आपका प्रेरणा स्रोत है। नेशन फर्स्ट है, कुछ भी करे आदमी नेशन, राष्ट्र हित के बारे विषय में सोचे। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि वो राष्ट्र प्रथम अगर हमारी भावी पीढ़ी में फैल जाए तो ये जो विभाजनकारी ताकतें हैं ये समाप्त हो जाएंगी। क्या बात है। और यही कारण है कि ये सावरकर जी को अटैक करते हैं, क्योंकि सावरकर जी हैं वो बिन शर्ती राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म विदाउट एनी कंडीशन, उसके सब में बड़े प्रणेता हैं। उनकी आइडियोलॉजी अगर फैलती है युवा पीढ़ी में, तो फिर इनकी जो विभाजनकारी लोग हैं, जो लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स में मानते हैं, जो जिनका पोषण विभाजित भारत पे है, वो सब आदमी खत्म हो जाएंगे। यही मुख्य कारण है कि ये लोग नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं वीर सावरकर को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट का जो ये नारा है, जो विचार है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकता है। जी देखिए, गए 10 साल में जो काम हुए हैं देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उससे एक नई ऊर्जा मिली है हमारे समाज को, और राष्ट्र प्रथम मानने वालों की संख्या में खूब बढ़ोतरी हुई है, ऐसा मेरा मानना है। ये 10 साल है, दे आर वाटरशेड ईयर्स फॉर भारत। बिल्कुल। ये तो आर्थिक, हमारी मैंने जो लास्ट किताब लिखी मेरी, मार्चिंग विद द विलियन 2017 में, उसमें आर्थिक परिस्थिति क्या थी 2014 के पहले, उसका भी विवरण दिया है मैंने। तो हम समाप्त हो जाते, ये हालत थी। आर्थिक रूप से हम खत्म हो गए थे, लेफ्टिस्ट लोग पावर में राज कर रहे थे, लेफ्टिस्ट लोग ही चला रहे थे पूरी सरकार, कट्टरवादी मुस्लिम चला रहे थे सरकार। अगर 2014 में सरकार नहीं आई होती तो देश की हालत बहुत बिगड़ सकती थी। बहुत सही कह रहे हैं आप।
क्योंकि भ्रष्टाचार भी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका था। भ्रष्टाचार, लेफ्टिस्ट थॉट, विभाजनकारी विचार, ये सब प्रभावी हो चुके थे। करप्शन, तिजोरी खाली हो रही थी, खराब हालत थी मतलब। तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे आप अपना काम भी करते रहे और अपना योगदान भी देते रहे एक पत्रकार होने के साथ साथ? कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत विषम है परिस्थितियां? नहीं, जब आप राष्ट्र प्रथम को एक अपना एक तत्व के रूप में स्वीकार लेते हो, बाद में आप में अपूर्व शक्ति आती है, शक्ति का निर्माण होता है आपके अंदर, जिससे आप विषम परिस्थितियों में भी आप अपने विचारों पर टिके रहते हो। ये मेरा अनुभव है। उदय जी, जो भारत की संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, उन्होंने कितना रोल प्ले किया आपके जो भी आपने कार्य किए और जो भी इतना बड़ा एक सोशल एक रिवोल्यूशन, सोशल चेंज मूवमेंट आप लेके आ रहे हैं, उसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही? देखिए, जैसे मैंने कहा कि संतों का मेरे पे एक विशेष प्रभाव था। स्वामी प्राणवानंद जी का जीवन चरित्र, वासुदेवानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र, रंग अवधूत जो गए दत्त संप्रदाय के दूसरे बड़े संत, उनका जीवन चरित्र, इनसे मुझे ऊर्जा मिली। मुझे इसके अंदर भारतीय संस्कृति के दर्शन हुए मुझे। इसलिए कभी कभी मुझे अकेला होता हूँ, कभी कभी तो मेरे एक में आंसू आ जाते हैं। अभी मैं वासुदेवानंद सरस्वती जी के जन्म स्थान पे गया था, मानगांव, सावंतवाड़ी के पास। तो जब साष्टांग किया मैंने, तो मेरे आंख में आंसू थे। मुझे लगता था कि इतने महान संतों के इतने बड़े बड़े देश के अंदर, और उसके अंदर ये अश्लीलता इस टाइप की फैलाई जा रही है, उसके वजह से बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे देश का, हमारी संस्कृति का क्या होगा? ये विचार से मेरे आंख में आंसू आ गए। तो यही संतों की प्रेरणा है जो आपको हेल्प करती है बिल्कुल निर्णय लेने में। मेरी कुंडली में भी लिखा हुआ है ये। अच्छा, मेरी कुंडली में भी लिखा हुआ है कि संतों का आप पे विशेष प्रभाव होगा। अच्छा, बिल्कुल। और कुंडली में आपको पूर्ण विश्वास है? मैं रखता हूँ। ज्योतिष शास्त्री अगर 80% सही है, 80% भविष्यवाणी उसकी अगर सही साबित होती है, तो हमें विश्वास करने का पूरा हक है। बिल्कुल। अच्छा, जब भी प्रयास कर रहे हैं, आप अपना कोई नया कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको लगता है कि जो प्रोग्रेस है वो उस तेजी से नहीं हो पा रही, उस गति से नहीं हो पा रही है जैसा आपने सोचा था, तो क्या करते हैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, इंस्पायर्ड रखने? अब तो मैं अपने आप को खूब मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। जो 18 OTT बैन हुए, बड़े बड़े OTT हैं ये, मतलब एक ही अंदर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का नुकसान है इनको, अश्लीलता परोसने वालों को। देखिए, जागृति फैलती जा रही है। सोशल मीडिया के अंदर जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उससे भी मालूम पड़ता है। लेकिन इसके अंदर भी मेरा विचार वही है, कभी एक क्षण में ये हो जाता है कि भाई इस अभियान के कारण मुझे कोई कीमत तो पे नहीं करनी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं कुछ लोग मेरे से दूर हो रहे हैं, समझा? तो वही विचार आता है वीर सावरकर का कि मैं राष्ट्र का काम कर रहा हूँ, भगवान जो देना वो दे, ना देना वो ना दे। और दूसरा एक अनुभव मुझे हुआ कि ऐसे कुछ सात्विक लोगों का संग मुझे मिला है इस अभियान को शुरू करने के बाद। मुझे लगता है कि वही मेरी पूंजी है। इतने सात्विक लोग मुझे जीवन में कभी नहीं मिले। पहले आप जैसे एक दो को जानता था सात्विक लोगों को, इसके बाद में कम से कम आधा डजन लोग जुड़ चुके हैं मेरे से इस टाइप के, आपके जैसे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. उदय जी, इतने महत्वपूर्ण आपने कार्य किए अपने जीवन में, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है इन सब में से? देखिए, एक उपलब्धि गिनवाना थोड़ा कठिन होगा मेरे लिए। एक तो मैंने 2002 से लेकर 2007 तक जो लड़ाई लड़ी इंडिया टुडे के पत्रकार के रूप में गुजरात में, वो एक बहुत बड़ा, मतलब वो एक शिवाजी टाइप की लड़ाई थी, लेकिन पेन से थी, तलवार से नहीं थी। वो बड़ी उपलब्धि थी मेरी, क्योंकि कोई आदमी उस टाइम पे लोग डर जाते थे। यूपीए का जमाना था, विभाजनकारी लोग पावर में थे। तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश की गई? मुझे कंट्रोल करवाने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आप कंट्रोल हुए नहीं है? नहीं, मैं स्पष्ट मुझे कोई डर नहीं लगता। तो आपके ऊपर दबाव बनाया गया था? लेकिन दबाव तो होता ही था, लेकिन मेरा व्यक्तित्व ऐसा था, कोई खुल के बोल नहीं पाता था मेरे से।
मैं क्या कि मैं अपने जो आइडियोलॉजिकल मेरे वो जो है कमिटमेंट उसमें इतना कायम हूँ कि बहुत कम लोग मुझे चैलेंज कर पाते हैं। और यही आपके व्यक्तित्व को शायद विशिष्ट भी बनाता है, क्योंकि वो बहाव के साथ तो सभी बहते हैं, धारा के विपरीत जो बहे जो चले हैं वही असली योद्धा है, वही असली वीर है। तो कैसे इस पहचान को, इस आइडेंटिटी को आपने क्रिएट किया है एक धारा के विपरीत चल के, क्योंकि ये बहुतों को प्रेरणा देगी। नहीं, मैंने जिस कहा कि छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के जो संस्कार है उसका अनुकरण करने का प्रयत्न मैंने छोटेपन से किया था। तो बीज मेरे सही थे बिल्कुल एकदम। दूसरा, मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, टीपू सुल्तान के सामने लड़े थे। फिर उत्तर भारत में जो लड़ाइयाँ हुई, गुलाम कादिर जो था, जिसने एक गुलाम कादिर रोहिला था, नजीब खां का प्रपौत्र, नजीब खां वो आदमी जिसके वजह से पानीपत की लड़ाई हुई। गुलाम कादिर रोहिला ने एम्परर शाह आलम II की आंखें नोच ली थी, निकाल ली थी बाहर। उस टाइम पे महाजी सिंधिया एम्परर के वकील मुत्तालिक थे, उनके प्रोटेक्टर थे। तो जब महाजी शिंदे बाहर थे उस टाइम पे ये कांड हुआ, मुगल स्त्रियों का रेप भी हुआ, बलात्कार भी किया इन्होंने। गुलाम कादिर पठान था। तो जब महाजी सिंधे आए तो उनकी तो काफ़ी तौहीन हुई कि वो बादशाह के प्रोटेक्टर थे और ये कांड हुआ। उन्होंने अपने सरदारों को दौड़ाया कि भाई इसको, मुझे ये जिंदा पकड़ के लाओ इसको, गुलाम कादिर को। तो उसमें मेरे पूर्वज सुल्तान राव और फ़कीरजी राव दोनों थे, और फ़कीरजी राव तो बुरी तरह से जख्मी हुए थे गुलाम कादिर के साथ में लड़ाई में। ये बात है 1788 की, 1788। तो ये प्रेरणादायक पूरे वो है ना, तो ये थे ही हमारे पास में। तो विरासत में मिली ये, मैं कह सकता हूँ इसको। बिल्कुल। अगर आप इतिहास में से अगर अपना वो निकालते हैं प्रेरणा स्रोत अपना, तो उसकी तो बात ही अलग है। और हमारे जो महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जीवन चरित्र ऐसा है कि वो पढ़ के आदमी कई अच्छी चीज़ों का अनुकरण कर सकता है। वीरता, चाणक्य नीति, धैर्य, ये सब चीज का ज्ञान प्राप्त होता है अगर शिवाजी महाराज का चरित्र आप अगर मन से पढ़ते हो तो। जी, अपने संकल्प पे आगे बढ़ने के लिए बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। क्या क्या आपने ऐसे त्याग किए और कैसे फिर आपने शेप दिया? मैं शायद बड़ी पोजीशन पे होता और भी। अब तो खैर मैं एक पब्लिक फील्ड लाइफ में आ गया हूँ, ये जो अश्लीलता के सामने अभियान मैंने उठाया है, ठीक। अदरवाइज मैं कोई बड़े पद पे होता और भी, पर मुझे सत्य बोलने की कीमत कहने की चुकानी पड़ी, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। मटेरियलिस्टिक सोचूं तो, वरना मेरे जो प्रशंसक हैं, मेरे जो एडमायरर्स हैं, उनको देख के मुझे लगता है कि मैंने जीवन में जो प्राप्त करना था कर लिया है। तो मेरे प्रशंसक हैं जो मेरे से प्रेरणा लेते हैं, वो सब उच्च चरित्र के लोग हैं। ये मेरे मन में एक संतोष देता है मुझे। उदय जी, एक बार जब वापस अपने जीवन में आप पलट के देखेंगे तो वो कौन सा क्षण था जो एक निर्णायक था, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना? वीर सावरकर के ऊपर एक अंक निकला था, स्पेशल अंक। उसमें 13-14 आर्टिकल्स थे अलग अलग। वो पढ़ना मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, हाँ। इतनी गहरी प्रेरणा मिली आपको? बहुत गहरी प्रेरणा मिली। देखिए, वीर सावरकर पे जो चरित्र है तो विशाल है, अपने लिटरेचर जो है वो विशाल है, समझो आप। लेकिन मेरे हाथ में जो किताब आई, कौन सी पुस्तक थी वो वीर सावरकर ही नाम था उसका। एक स्पेशल इशू था, उन पे करीबन 14 आर्टिकल थे उसमें। मेरे ख्याल से उनकी जब 100वीं वर्षगांठ थी उस टाइम पे वो निकली थी। पब्लिकेशन याद है आपको? उसका एडिटर याद है? है मेरे पास। तो मुझे लगा कि हमारे दर्शक अगर शायद ये जानेंगे तो शायद उसको पढ़ना चाहिए। ये जो वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक जो है बॉम्बे में, उनके पास से किताब मिल सकती है। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। जो रंजीत सावरकर जिसके वो हैं अध्यक्ष, जिस संस्था के दादर में जो है स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, उसके अंदर ये किताब मिलेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। स्पेशल अंक एक और बढ़िया। देखो, आप वीर सावरकर जी को समझने के लिए आपको कई 100 किताबें पढ़नी पड़े। उसमें 14 जो लेख थे वो ऐसे थे कि पूरे वीर सावरकर जी को ही मैं समझ गया, नहीं पढ़ के। क्या बात है, इतना बड़ा प्रेरणा के स्रोत। वो प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा मोमेंट आया लाइफ में जब आपको ऐसा भी लगा कि गिव अप कर देना चाहिए? गिव अप करने का तो कभी मौका नहीं आया मुझे, क्योंकि मैं अंदर से ऐसे काफी मानसिक मजबूती रखता हूँ। निराशा जरूर आई। आपके जो राष्ट्रवादी प्रयास होते हैं उनका अगर सही तरीके से मूल्यांकन नहीं होता, उसका रिकग्निशन नहीं होता, तो वो बड़ा दुखदायक क्षण होता है आदमी के लिए। ऐसा अनुभव हुआ है मुझे। अच्छा, किसी को भी, जैसे आपको अपने काम में अगर जो कठिनाइयाँ आती हैं या उसकी जो चुनौतियाँ हैं, जो उसके स्टिग्मास हैं, वो भी आए होंगे आपके जीवन में, जो आम आदमी लोग समझ नहीं पाते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आपके पथ पे आई हैं? किस टाइप की? अपने कार्य से ही संबंधित, जैसे पत्रकारिता में आप थे। नहीं, वो तो मेरा वो तो रहा ही ना पूरा एक दुविधा जीवन भर,
कि एक सेक्युलर माहौल में काम करता था और मेरे विचार सावरकर वाले थे। रामदेव स्वामी जी तो मुझे कई बार बोल चुके हैं कि आपकी जैसी एक रिजिलियंस बहुत कम लोगों में होगी। पहले वहाँ ऐसे लोगों के बीच में काम करके बिल्कुल आपने कहा ना कि एक फ्लो के साथ लोग जाते हैं, फ्लो के अगेंस्ट में काम करना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन मेरी फितरत बन चुका था वो, ऐसा मुझे लगा। ये चैलेंज खड़ा हुआ श्री नरेंद्र मोदी आने के बाद एज मुख्यमंत्री। उसके बाद में ये चैलेंज खड़ा, उसके पहले ये दुविधा नहीं थी इतनी। उस टाइम पे जो पूरा वाक्य हुआ और उसके बाद में जो बढ़ गया मीडिया पूरा कि 10% जो थे वो मोदी जी की बात समझ रहे थे या सही बात कह रहे थे, 90% बिल्कुल अगेंस्ट में था मीडिया। तो ये बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, ये बिल्कुल थी, उसी के तहत हुआ। मीडिया को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, ये इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी, हर टाइप की कॉन्स्पिरेसी थी। और ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट की कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल, थी। जो अमित भाई के सामने जो केस है, कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी सभी। 100%। ये अमित भाई के सामने जो केस था सोहराबुद्दीन वाला, वो तो पूरा गलत ही केस है एकदम। वो प्रयास ही ये था कि अमित भाई को पकड़ा जाए और अमित भाई ये कह दें कि एनकाउंटर मैंने श्री नरेंद्र मोदी के कहने से करवाए थे। ये पूरा प्रयास था, लेकिन मुझे विश्वास था, लेकिन जब अच्छे लोग निराश हो चुके थे, मुझे इस बात का विश्वास था कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, इसमें से ये दोनों जने बाहर निकलेंगे नहीं, लेकिन बड़े व्यक्ति बन के बाहर निकलेंगे। इस बात में मुझे विश्वास था पहले से। बहुत बढ़िया। श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह इस क्राइसिस में से बच तो जाएंगे, लेकिन इसमें से उभर के निकलेंगे। जैसे तप के निकले तो कुंदन हो गए। हाँ बिल्कुल, सोना जब तपता है तो कुंदन हो जाता है। तो ये लोग दिन रात कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। वो तो मुझे भी याद है, वो दौर वो बड़ा कठिन था। अच्छा, और कोई ये नहीं बात करता था कि 59 हिंदुओं को जिंदा जला के मार डाला है? उसकी बात कोई नहीं कर रहा था, उसकी कोई बात नहीं करता था। जो गोधरा में हुआ, कोई सब उसी दंगे के बारे में तमाम भ्रांतियां फैला के और इनको इस तरीके से उसमें घसीट रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जबकि दंगा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्रिया की किसी ने बात नहीं की है। प्रतिक्रिया की बात कर रहे थे, प्रतिक्रिया की बात की है। वो बाद में क्या हुआ कि जो 2 साल में उन्होंने काम दिखाया, उसको भी प्रदर्शित करने का मेरे लेखों से हुआ। श्री नरेंद्र मोदी ने 2003 के बाद में जो विकास यात्रा शुरू की, वो 2-3 साल पे एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई कि कांग्रेस को ये लगने लगा कि ये व्यक्ति आगे जाके प्रधानमंत्री बन सकता है। और फिर ये पुराने केस भुनाए गए एनकाउंटर के। जी उदय जी, युवाओं के अंदर बड़ा जोश होता है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। आपके जीवन से युवा हमारे देश के क्या सीख सकते हैं? जो परिभाषा मैंने दी राष्ट्र प्रथम की, वही आज के युवाओं का एक रास्ता होना चाहिए कि देश प्रथम, बाकी सब सेकेंडरी है। और हिंदुत्व भी वही है। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुओं को स्पेशल प्रिविलेज दो। हिंदुत्व का मतलब ये है, इट इज एक्चुअली अनअलॉयड नेशनलिज्म, बिन शर्ती राष्ट्रवाद। राष्ट्र प्रथम है, धर्म, जाति, प्रादेशिक गौरव, ये राष्ट्र गौरव के बाद में आते हैं। ये मंत्र अगर युवा पकड़ लेता है, जिसको मैं फॉलो करने का प्रयत्न करता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से भारत के अधिकांश प्रॉब्लम्स का निराकरण है। तो निश्चित रूप से इसी बात को ध्यान में रख के युवा प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं कि राष्ट्र को हम प्रधान माने। हाँ बिल्कुल। और ये जो एक इंडिविजुअलिस्टिक जो एक सोच हो गई है, आत्म केंद्रित जीवन हो गया, इससे वो अब ऊपर उठ के सोचें। देखिए, ऐसा है कि एक इमोशनल हिंदुत्व है कि आप बढ़िया भाषण दे रहे हो, आप वंदे मातरम गा रहे हो, और एक ये हिंदुत्व है। दोनों कोई विरोधाभासी नहीं है। वंदे मातरम भी आप गा सकते हो, लेकिन सिर्फ वंदे मातरम में भारत माता की जय करके आपकी जवाबदारी पूरी नहीं हो जाए, आप राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते। आपको जीवन में उसको फॉलो करना होगा। आप समझे? जैसे कि 2 मेरे एक सिद्धांत हैं जिसको मैंने बहुत कटिबद्धता से मैंने उसको फॉलो किया। मैं जो लोग ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट में पैसा लेते हैं, वो पत्रकार हो, वो पॉलिटिशियन हो, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट अधिकारियों की, मैं मानता हूँ कि वो देश के समय बड़े दुश्मन हैं। उनको महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर की बात करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जो आदमी पैसे दे के पोस्टिंग लेगा, वो पहला काम क्या करेगा? पैसा कमाएगा। और दूसरा, जो टिकट में पैसे लेते हैं, पार्टी की टिकट देने में भी लोग पैसे लेते हैं, उसका भी मैं घोर विरोधी हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जो आदमी ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट और पार्टी की टिकट में पैसे लेते हैं, दिलवाने के लिए पैसे लेते हैं, वो देश का कोई भला नहीं कर सकते, वो देशद्रोही ही हैं। ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल रहा और उसमें खरा उतरा मैं। और सबसे बड़ी जो सफलता है मोदी सरकार की, जहां तक सवाल है, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट में जो पैसा चलता था दिल्ली में, वो बिल्कुल बंद है। नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ा काम किया, देश का बहुत बड़ा काम किया। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो चलता था पहले, सालों से चलता आ रहा था कि आप कोई की पहचान लेके अपॉइंटमेंट करवा लो, पैसे देके अपॉइंटमेंट करवा लो, उन्होंने बंद ही कर दिया।
और जो भी पारदर्शिता के उन्होंने जो कदम उठाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, मैं मानता हूँ साल के श्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बचा रहे हैं भारत के लिए। मतलब ये 7 से 10% हो गया बजट का। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जो है करीब करीब समाप्त हो गया है कि कम हो गया? समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में काफी कम हुआ। और राष्ट्र के स्तर पे? नहीं, स्टेट्स का मामला तो अलग है। हाँ, स्टेट्स के लेवल पे क्या है आपको लगता है? स्टेट्स के लेवल पे ऐसी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कुछ स्टेट्स में अच्छा भी है, गुजरात में अच्छा है जैसे कि। नहीं, जैसे जिन स्टेट्स में भाजपा की सरकार है, जो ब्रॉडली माननीय प्रधानमंत्री के विजन से गवर्नमेंट है, उन स्टेट्स का क्या हाल है? देखिए, मैं गुजरात के बारे में ही कह पाऊंगा। तो गुजरात में तो ठीक ठाक है मामला। चीफ सेक्रेटरी हैं गुजरात में, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अच्छे अधिकारी को रखने का प्रयास किया गया है। पर दिल्ली में काफ़ी सफलता मिली इनको। जैसे प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे हम, जेम पोर्टल है एक, आप जो प्रोक्योरमेंट करते हो, हाँ जी, तो जेम पोर्टल ने भी बहुत बड़ा सुधार लाया है, पारदर्शिता लाई, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. उदय जी, हमको एक बात बताइए कि अभी हाल में ही आपने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के 3 साल का कार्यकाल पूरा किया और बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया उसको। और मैंने कई जगह से सुना, बड़ी प्रशंसा हुई कि जिस तरीके से आपने, जिस जिम्मेदारी से, जिस परिश्रम से, जिस निष्ठा से आपने निर्वहन किया अपने ऊपर दी गई ये जो जिम्मेदारी थी। ये जानना चाह रहा था कि अगर आगे भी अगर सरकार को इस तरीके की जिम्मेदारी आपको देती है तो क्या उसको आप लेना चाहेंगे, करना चाहेंगे? प्रवीण जी, मेरा जो मिशन है वो है नेशन फर्स्ट। देश का एक बड़ा काम करना, जो भी जवाबदारी दी गई हो उसका निर्वाह ऐसे करना जो नेशन फर्स्ट स्पिरिट में हो। तो मुझे योग्य जवाबदारी अगर मिलती है तो मैं ज़रूर स्वीकारूंगा। मेरे जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है वो है कल्चर, हिस्ट्री, जो एजुकेशन से लिंक्ड है। मेरा हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट से बहुत अच्छा अध्ययन है। मुसलमान में 3 भाग है, कैसे उनको अलग करना, वो मेरी एक मास्टरी है। तो वहाँ इंटरनल सेक्रेटरी के अंदर भी मेरा एक उपयोग हो सकता है। तो ऐसी कोई जवाबदारी अच्छी मिलती है तो मैं स्वीकारूंगा, जरूर स्वीकारूंगा। अच्छा, एक बात मैंने देखी कि आप जब भी इस हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम्स हैं उसका आप जब भी विवरण देते हैं, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो इतनी गहराई से, इतनी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके मूल जो कारण है उस पर जाते हैं कि मैंने देखा है कि मुसलमान भी इस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब मैंने सावरकर की किताब लिखी, एक नया एक न्यू हिंदुत्व है पोस्ट 2014, कि जहाँ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को कंडेम करके ही अपनी एक इमेज बना रहे हैं। क्योंकि मैंने सावरकर की किताब लिखी थी तो मुझे उनका एक तरीके से उस ग्रुप का मेंबर माना गया। तो मैंने स्पष्ट कर दिया, मैंने ट्वीट करना शुरू किया कि देश की लड़ाई कट्टरवादी मुसलमानों से है, मुस्लिम समाज से नहीं है। तो मुस्लिम समाज जो 3 भागों में बटा हुआ है। एक कट्टरवादी है जिससे हमें लड़ना पड़ेगा, एक कम कट्टरवादी है जिसके साथ साम दाम दंड भेद से हमको उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और एक है जो सहिष्णु है। और आप भूल नहीं सकते कि कश्मीर के अंदर आज अगर 10 व्यक्ति मरते हैं, शहीद होते हैं देश के लिए पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के अटैक से, तो उसमें से कम 3 मुसलमान होते हैं। तब उनकी जगह कहाँ रखोगे? तो हमें ये एक बड़ा प्रॉब्लम है देश का। 20 करोड़ मुसलमान हैं, कई उसमें कट्टरवादी हो चुके हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कट्टरवाद न बढ़े। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान सभी कट्टरवादी हो गए, तो वो बात मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल। आखिर हम कैसे, ये देश कैसे भुला सकता है ब्रिगेडियर उस्मान के बलिदान को या अब्दुल हमीद के बलिदान को? ब्रिगेडियर उस्मान का किस्सा तो अद्भुत है, बड़ा प्रेरक है कि ब्रिगेडियर उस्मान को जिन्ना ने पहले ही पहचान लिया था कि ये व्यक्ति बड़ा आर्मी ऑफिसर बनेगा आगे जाके, जब वो कर्नल थे।
कि ऑफर दी गई कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करिए। ये चॉइस थी जब विभाजन हुआ। जो आर्मी मैन थे, जो डिफेंस पर्सनल थे, वो कहीं भी जा सकते थे, उनकी चॉइस थी। बिल्कुल। तो उन्होंने उनको ये कहा गया कि मैं इंश्योर करूँ कि आगे जाके आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनो पाकिस्तान आर्मी के। वो नहीं गए। और 1948 का जो एक्शन हुआ, जिसको मैं वॉर ही कहूँगा, उसके अंदर उन्हें जो एक दाखला देश के सामने रखा है, वो राष्ट्रभक्ति का उत्तम दाखला है। नौशेरा के अंदर, नौशेरा उनके पास था। ये आज़ादी के बाद जो हुआ 1948 में, 48 काबालियों वाला। हाँ हाँ। उस टाइम पे नौशेरा उनके पास था। कुछ ऐसा हुआ कि लड़ाई शुरू होते से नौशेरा जीत लिया पाकिस्तान ने। तो महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने ये प्रण लिया, मैं चटाई पे सोऊंगा जब तक मैं जंगार और नौशेरा वापस कैप्चर नहीं करता हूँ। एक जंगार नाम का भी एरिया जी पाकिस्तान ने कैप्चर किया था। 3 महीने के बाद उन्होंने उसको रिकैप्चर किया, लेकिन अपने जान दे दी। कितना बड़ा हम उसको कितना बड़ा योग कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते? या अब्दुल हमीद है, या नहीं, इब्राहिम खान गारदी है, गारदी है, या अशफाकुल्ला खान है। आप देखिए, इब्राहिम खान गारदी ने पानीपत की बैटल के अंदर, पानीपत की लड़ाई में उसको ऑफर आई थी अहमद शाह अब्दाली की कि तुम मुसलमान हो, काफिर की तरफ से कहाँ लड़ रहे हो। उसने कहा कि मैं मराठों का वफादार हूँ, सदाशिवराव भाऊ मेरा भाई है, मेरे पे विश्वास रखता है, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। क्या बात। इसी कारण जब जिंदा पकड़ा गया, उसको बहुत बुरी तरह से मारा है, उसको टॉर्चर करके मारा गया है जी अहमद शाह अब्दाली द्वारा। तो ऐसे दाखले कम हैं, मैं ये मानने को तैयार हूँ, लेकिन है तो हमें उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। और जो ये जज्बा लेके जिया है, ऐसे लोग आज भी हैं। आखिर उनको हमें कश्मीर के अंदर है। देखिए आप 2018 के अंदर ये भारत में ही पॉसिबल है। एक औरंगजेब नाम का सोल्जर, औरंगजेब नाम ही कट्टरवाद का दूसरा नाम है, वो देश के लिए वीरगति को प्राप्त होता है। बिल्कुल। उसका बाप रोता है कि इन दरिंदों को आप पनिश करिए। तो बहुत दाखले हैं ऐसे। और अगर हमें महान देश बनना है, हमें सावरकर, नेताजी, इन लोगों ने जो परिकल्पना की थी देश की, वैसा देश बनना है, तो हमें जो देशभक्त मुसलमान है, भले उनकी संख्या कम हो, उनको हमको साथ में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि जो ये तुगलक और लोधी के नाम पे रोड बने हुए हैं यहाँ पे, जो विदेशी आक्रमणकार थे जिन्होंने हिंदुओं पे खूब अत्याचार किए थे, मैं कहता हूँ इनके नाम जो है मुसलमान देशभक्तों के नाम पे रख दिए जाए इन रोडों के। क्या बात है, बहुत अच्छा सुझाव है। ये मेरी किताब जो सावरकर की किताब है, उसमें मैंने सावरकर को री इंटरप्रेट करते हुए ये एक सुझाव दिया हुआ है। बहुत अच्छा सुझाव है जिन्होंने ऐसा किया, या जो वैसे थे जैसे दारा शिको हूँ। बिल्कुल, दारा क्या देखिए, क्या व्यक्तित्व था उसका है, जबरदस्त। तो ये हमें देखिए, इतिहास जो है उसमें तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे दूसरा है कि ऐसे ही मुस्लिम हीरो कम है मध्यकाल के, अब 1-2 है, उनको भी आप मार दो तो जो सहिष्णु मुसलमान है उनके लिए भी आपको मुस्लिम हीरो कुछ बचा के रखने पड़ेंगे मध्यकाल के अंदर। कम ही है वैसे भी बिल्कुल। उदय जी, ऐसे एक मन में प्रश्न उठा है, मैं सोचा आपसे पूछ लूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी जिम्मेदारी हो सकती है जो आपके मन में ऐसी प्रेरणा कभी उठी हो, ऐसा विचार आया हो कि वो आपको दी जाए, कोई 2 बता सकते हैं आप, है कि आपको दी जाए तो आप वाकई बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर सकते हैं, और आपको विश्वास है कि उसको और लोगों से भी अति श्रेष्ठ रूप में आप कर पाएंगे। एक संस्कृति मंत्रालय का अगर कारोबार मुझे मिलता है तो शायद सबसे ज़्यादा न्याय करने की शक्ति में रखता हूँ उस मंत्रालय को। और दूसरी मेरी बड़ी छिपी हुई इच्छा है बहुत पहले से, कि कभी भविष्य में कश्मीर के गवर्नर बनने की अगर जवाबदारी मिलती है, मैं मानता हूँ कि सब में अच्छा काम मैं कर पाऊँगा। मेरे पास कश्मीर का इतिहास है। ज़ैनुल अबिदीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहते हैं, उसका पूरा जीवन चरित्र मैं छोटेपन से जानता हूँ। ज़ैनुल अबिदीन एक बहुत ही महान शासक था वहाँ का, जो पंडितों को मार मार के निकाला गया था, उनको वापस लेके आया वो। दूसरा, उसने उनको मंदिर बनाने की छूट दी, फिर से जो मंदिर टूट गए थे। तो काफ़ी ज्ञान रखता हूँ मैं कश्मीर के बारे में। क्या बात है। और दूसरा, असम में बड़ी बात जो मुझे विश्वास बैठा कि मेरे कश्मीर के ऊपर मेरी जो सोच है कितनी सही है। मैं करीबन 15 साल से मेरे मन में ये था कि जो भी कश्मीर में चल रहा हो, लेकिन जो अनुकूल परिस्थिति होती है तो, और बंदूक का डर अगर जाता है, तो अधिकांश कश्मीरी शांति को प्रीफर करेंगे, भारत को प्रीफर करेंगे। ये मेरा विचार कम से कम 15 साल पुराना है, और सत्य हुआ है। कारण ये था कि उस टाइम पे भी जब आर्मी का रिक्रूटमेंट होता था तो हजारों की संख्या में कश्मीरी आते थे,
अगर वो इतने बड़े देशद्रोही बन गए थे अगर, तो वो आर्मी के रिक्रूटमेंट में आते ही नहीं कभी, भारतीय आर्मी के रिक्रूटमेंट, पुलिस के रिक्रूटमेंट में आते थे बड़ी संख्या के अंदर। तो मेरे मन में ये था कि ये जो साइलेंट मेजोरिटी है, ये बंदूक के डर से चुपचाप बैठी हुई है। बंदूक का डर हटता है तो ये मेन स्ट्रीम में जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। जो बात आज साबित हुई, आज नरेंद्र भाई और अमित भाई ने जो काम किया है कश्मीर में, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा काम, कोई नहीं कर सकता था, कोई उसका जोटा नहीं है, उसका कोई नहीं है। बिल्कुल, ये तो अद्वितीय कार्य है, इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जो मक्कमता से किया उन्होंने, और जिस परफेक्शन से, मेटिकुलसली और मक्कमता, हाँ। जो वहाँ के नेता थे वही डबल रोल वाले नेता थे सब। जो मेन स्ट्रीम के नेता थे, नेता जो हैं वो डबल रोल वाले हैं सब के सब, इधर भी खेलते हैं, यहाँ अपने साइड भी खेलते हैं। तो उनको जैसे उन्होंने नजर कैद किया, स्थिति कंट्रोल में आने लगी। तो कश्मीर का अगर हवाला कभी मिलता है जीवन में मुझे, भगवान की इच्छा, तो मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। क्या बात, हालांकि अभी भी अच्छा ही काम चल रहा है। हाँ, सब अच्छा चल रहा है। अभी जो काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इससे अच्छा भी काम हो सकता है आगे जाके। उदय जी, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी इस प्रार्थना को वो स्वीकार करें, आपकी इस इच्छा को पूर्ण करें। अपनी किस अचीवमेंट में सबसे ज्यादा आपको गौरव और गर्व महसूस होता है? 3-4 है वैसे तो। एक तो मेरा जो स्टैंड रहा, जो क्राइसिस थी गुजरात की 2002, उस टाइम पे जो मैंने स्टैंड लिया। दूसरा, आरटीआई कमिश्नर के रूप में जो मैंने काम किया, वो भी गौरव देने वाला था। तीसरा, ओटीटी के अंदर जो सफलता मुझे मिली अभी, अश्लीलता के सामने जो अभियान है, वो भी मुझे बहुत ही प्रेरणा देता है। मुझे लगता है कि एक बड़ा काम मेरे हाथ से हो रहा है। और तीसरा, सावरकर का जो उद्भव मतलब द री इन्वेंशन ऑफ सावरकर। मतलब सावरकर को देश जानता था, लेकिन सावरकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, इस रूप में कभी देश ने देखा नहीं था। जो वो प्रस्तुत करने का जो काम किया मैं और मेरे सहलेखक चिरायू पंडित ने, मैं मानता हूं कि वो भी एक गौरव देने वाला मेरा एक प्रयास था, ऐसा लगता है मुझे। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रयास है, आपका जो काम है, ये फ्यूचर में भारत में और हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा? बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। अच्छा, सावरकर को अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्वीकार लेते हो, तो आपका देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आप ही मानते थे कि ओटीटी जो अश्लील सामग्री जो परोस रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, रेप को बढ़ावा दे रहे हैं, इस बात को आप पहचान लेते हो तो ये असुरी शक्ति है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा चेंज है। आपको अपने जीवन में ये सब करके क्या सीखने को मिला? क्या आपने क्या सीखा? मुझे लगता है कि सत्य के पथ पे चलने का जो पूरा एक व्यक्ति का प्रयास होता है, उसके फल मीठे होते हैं, और उसको कोई पद या पोस्टिंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर। उदय जी, आपको मैं जब भी देखता हूं तो आप हमेशा जोश से, उत्साह से, उमंग से, पूरी जैसे एक एनर्जी से हमेशा भरे रहते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी लेवल तो युवाओं में देखने को नहीं मिलता। इसका राज क्या है? देखो, इसका राज ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और वीर सावरकर, ये अगर प्रेरणा सूत्र होते हैं तो वो ऊर्जा आप में दिखेगी ही। असुरी ताकत के सामने लड़ने की एक क्षमता आती है, एक प्रेरणा आती है, वो ऊर्जा को कभी कमी नहीं होने देती। ये कलयुग है, आप समझिए, कलयुग के अंदर कई गलत काम हो रहे हैं, उनके सामने लड़ने का अगर संकल्प आप करते हो तो ऊर्जा आपकी कमी नहीं होगी। बहुत सही कहा आपने। उदय जी, वैसे क्या आपकी दिनचर्या रहती है? मैं तो इतना जानता हूं कि आपका बड़ा नियम और अनुशासन का जीवन है, मैंने हमेशा आपको देखा है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि क्या आपकी दिनचर्या रहती है? सुबह एकदम जल्दी नहीं उठ पाता मैं। उठने के बाद तुरंत ही मैं नाश्ते में सिर्फ ओट्स और गुड़ का पाउडर यही लेता हूँ, सिर्फ रोज। दूध के साथ है? थोड़ा दूध, एकदम कम दूध, और फिर चलने चले जाता हूँ। और कितना चलते हैं आप? मैं चलता हूँ 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर रोज सवेरे? सुबह शाम दोनों। सुबह शाम दोनों? अच्छा। सुबह 3 साढ़े 3, शाम को 3 साढ़े 3। बहुत अच्छी बात है। फिर चल के आता हूँ, फिर प्राणायाम करता हूँ, ये चलता है करीबन 12-15 मिनट। फिर स्नान करता हूँ। फिर साधना का लेवल मैंने बढ़ा दिया है। अच्छा। पहले मैं 1 माला करता था भगवान शिव और शक्ति माता की, अब मैं 11-11 माला करता हूँ। अच्छा, और ये क्या मंत्र की दीक्षा किसी गुरु ने दी? नहीं, गुरु ने नहीं दी, मेरे खुद का एक संकल्प। अच्छा, अपना संकल्प है। अच्छा। लेकिन मैंने ऐसा किया है उसके अंदर कि देखिए, एक तो आप मैकेनिकल मंत्रोच्चार कर रहे हो और एक ध्यान लगा कर रहे हो, उसमें फ़र्क है। तो मैंने जैसे 11 माला भगवान शिव की मैं करता हूँ, ओम नमः शिवाय की, तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग कवर कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। हर एक ज्योतिर्लिंग को एक माला होती है, आंख बंद करके। उस टाइम पे उसी ज्योतिर्लिंग का मुझे दृश्य मेरे सामने आता है। उसके साथ में उसके संबंधित जो घटना है वो भी मिलाता हूँ। जैसे कि मल्लिकार्जुन है, तो मल्लिकार्जुन की एक बड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी एक गाथा है जो बड़ी नोन है दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में,
कि जो दक्षिण दिग्विजय के लिए वो निकले, उस टाइम पे वहाँ 10 दिन रहे वो। वहाँ एक काली माता का मंदिर था और वो उसको उस जमाने में बोलते थे कैलाश द्वार, कि आपने अगर दक्षिण का कैलाश द्वार मतलब मल्लिकार्जुन, वहाँ पे अगर आप अपना जीवन का अंत लाते हो तो आप सीधे स्वर्ग में जाओगे। जो वहाँ पे निकले थे अभियान में, वो एक मिलिट्री कैंपेन था वो, लेकिन वहाँ पे जो उसका ब्यूटी थी जगह की, कृष्णा नदी के किनारे है, वहाँ हिल्स बने हुए हैं, उससे उनको ऐसा लगा कि जीवन का अंत लाने के लिए इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। तो उन्हें खंजर निकाला, शिवाजी महाराज ने खंजर निकाल के अपना खुद का गला काटने का प्रयत्न किया। तो लोगों ने उनके जो लोग थे अनुयायी, उन्होंने उनके हाथ पकड़ लिए और उनको समझाया कि जीवन कार्य आपका बाकी है अभी। तो जैसे कि जब मल्लिकार्जुन का जब मैं माला करता हूँ उनकी, मल्लिकार्जुन की, उस टाइम पे वो दृश्य भी मेरे ये तो बड़ा ये तो मानस पूजन हो गया। अलग टाइप का है। बिल्कुल बिल्कुल अलग टाइप। मेरा खुद का वो है तरीका। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर पूजा साधना के बाद फिर दिनचर्या कैसे आगे बढ़ती है? अभी तक तो मैं कमिश्नर था, तो मैं निकल जाता था ऑफिस। अब मैं सेकुलर से भारत फाउंडेशन का काम देखता हूँ। फिर 2 किताबें हैं मेरे पास, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट और एक छत्रपति शिवाजी महाराज पे, उसका काम देखता हूँ। और नित्य इसमें आप काम करते हैं, लिखते हैं, शोध करते हैं? नहीं, कंप्यूटर पे डेली है? नहीं, अभी तो व्यस्तता है। सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन का काम ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अब मैं 1-2 दिन में इसमें लग जाऊंगा। और ये शाम तक ही चलता है? नहीं, फिर लोगों को मिलने का भी होता है, लोग आते रहते हैं, मिलने वाले बहुत होते हैं मुझे। और शाम को फिर टहलना? शाम को चलना जाना ही बिल्कुल। मतलब आप समझो कि 60 डिग्री ठंड के अंदर भी रात को 11 बजे भी मैं चलने गया हूँ। हाँ, वो तो मैंने देखा है। और रात्रि में भोजन क्या करते हैं और विश्राम कितने बजे? नहीं, भोजन में का मैं आपको बताता हूँ पूरी मेरी दिनचर्या क्या है। सुबह मैंने ये लिया जी, फिर 12 बजे मैं लेता हूँ सैलेड खूब सारा, और फिर 1:30 बजे खाना खाता हूँ। खाना के अंदर ओट्स और ज्वार की 2 जाड़ी रोटियाँ। किस चीज़ के साथ रोटी लेते हैं? और सब्जी एक ही लेता हूँ मैं, उसमें 2 प्रकार है, लौकी और चना, और गिलकी बोलते हैं, तोरी और मूंग। बहुत बढ़िया। मिक्स भाजी, मतलब दाल और सब्जी एक में आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। फिर 4-5 बजे अगर भूख लगती है तो 4 बजे एप्पल खा लेता हूँ एक। फिर 6 बजे फिर से सैलेड लेता हूँ, और उसके बाद रात को खाना नहीं खाता, प्रोटीन शेक ले लेता हूँ, काफ़ी पेट भर जाता है। इसमें कभी कभी वायोलेशन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक टेक्निक आ गई मुझे वजन कंट्रोल करने की। बाकी मेरा वजन था, आज से 2 साल पहले मेरा वजन था 125 किलो 500 ग्राम। आज मेरा 90-91 पे रहता है। ये मुझे याद है, क्योंकि मैं तो पहले भी आपको देखा है जब आपका वजन काफ़ी अच्छा खासा था। और वैसे मैंने मेरे जीवन के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मैं क्षत्रिय खानदान में से आता हूँ, तो मांस खाने की एक परंपरा थी मेरे यहाँ। मैं जम के मांस खाता था, मैं एक जमाने में सिगरेट भी पीता था, पर मैंने स्वामी श्री रामदेव जी से मैंने प्राणायाम सीखा 2002 दिसंबर में। उसके बाद में मेरा जो बदलाव आया है उसका मैं विवरण नहीं दे सकता आपको, इतना बड़ा बदलाव है। 18 महीने में सिगरेट छोड़ दी मैंने, मैं 40 सिगरेट पीता था, और 1.5 साल के बाद मैंने मांस छोड़ दिया। फिर 2016 में मैंने कॉफ़ी और चाय छोड़ दी। तो मेरा खाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई होटल का भी मुझे शौक आजकल नहीं है, पहले था। तो ये संकल्प शक्ति जो आपने दिखाई, ये सावरकर में से आती है। 35 किलो वजन जो घटाया, और कितने ड्यूरेशन? 8 महीने में। और उदय जी, इसके अलावा उदय माहूरकर के क्या क्या और शौक हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या और पसंद है, थोड़ा उसके बारे में एक तो क्रिकेट देखने का शौक है मुझे थोड़ा, लेकिन T20 नहीं देखता मैं। अच्छा। मुझे वो लगता है जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हैं लोग बैट से। वनडे देखता हूँ, टेस्ट देखता हूँ। गावस्कर मेरे प्रिय क्रिकेटर थे एक जमाने में, तेंदुलकर थे। मुझे एक ही शौक है, कपड़े ठीक ठाक पहन लेता हूँ मैं। कपड़े पहनने का शौक है थोड़ा बहुत मुझे, बाकी कोई शौक नहीं। और ट्रेडिशंस में भी मानता हूँ मैं। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मेरे पूर्वज सरदार थे ग्वालियर के अंदर। तो जो तौर तरीके हैं शादी के, जो पगड़ी होती है, ये सब रिवाइव की मैंने। मेरे पिताजी ने पहनना बंद कर दी थी, वो तो मैंने देखा आपने मैंने उसको पूरा मैंने रिवाइव किया उसको मैंने। बहुत अच्छा। मेरे पिताजी बंद गले का ही कोट पहनते थे ज़्यादातर, और अचकन पे साफा पहन लेते थे। फिर मैंने पगड़ी को रिवाइव किया। पगड़ी की क्या है, जाना पड़ता है ग्वालियर बनवाने के लिए, बड़ा कठिन काम है। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship, and ideological subversions? We all have suffered a lot.
Let's end it now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. Prachyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. अंतिम प्रश्न है उदय जी, अगर आप एनलाइटन करें युवाओं को, हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो अपने आप को, अपनी जीवन यात्रा को, अपनी जीवन के विषय में और समझ सकें कि लाइफ का, जिंदगी का पर्पस क्या होता है, क्योंकि बड़े कंफ्यूजन में हमें लोग दिखते हैं, खासतौर से युवा। दो पर्पस होनी चाहिए। एक तो हम हमारी क्षमताओं के आधार पे हम हमारा विकास करें और राष्ट्र को प्रथम माने। हमारा विकास राष्ट्र के विकास के साथ सुसंगत होना चाहिए। आप समझे? मतलब आप करप्शन कर रहे हो अगर आप, तो आपका विकास जो है वो राष्ट्र के विकास के साथ सुसंगत नहीं है। बिल्कुल। तो अपनी क्षमताओं के आधार पे आप बड़े आदमी बनते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र आपके लिए प्रथम होना चाहिए। तो वो व्यापकता सोच, राष्ट्रीय प्रथम में से कई चीजें आती हैं, उसमें से समाज सेवा का भाव भी आता है। जिसकी मैं निकलता हूँ रोड पे, कोविड के टाइम पे जैसे मैं निकलता था, ठीक है, तो मुझे कई लोग रोड पे मिलते थे ऐसे एकदम खराब हालत में, तो मैं पैसे लेके निकलता था। मैं अकेला रहता था, तो मेरा घर तो था नहीं, आज जब मैं खाना बना के निकलता तो पैसे लेके निकलता था। मैं कुछ खाने का ले लिया बाजार से, वो भी ले लेता था, जो बैठते थे उनको मैं पैसे देता था। हाँ समझे? जैसे कि रात को जब मैं निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि कई लोग हैं ऐसे जो जिनको फिजिकली डिसेबल्ड हैं, वो साइकिल चला रहे हैं, एक ट्राई साइकिल होती है बैठ के, वो बेचारे फुटपाथ पे सो रहे, तो मुझे बहुत भयंकर मुझे उनके लिए भावना पैदा होती है। वो ज़्यादा कर नहीं पाता, मैं ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, दे देता हूँ, लेकिन मुझे भावना में कि मेरा देश ऐसा हो कि एक भी आदमी ऐसा नहीं हो जिसको रात को फुटपाथ पे सोना पड़े। ये भाव कब आएगा? ये भाव आएगा जब राष्ट्र प्रथम में आप मानोगे। तो आप स्कूल के अंदर प्रतिज्ञा करते हो कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। आपको मालूम है छोटेपन में करते थे अपन, अब प्रतिज्ञा बंद हो गई, लेकिन किताब पे लिखा हुआ आता है कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो वो हमें उसको जीना चाहिए कि जो रोड पे जो नागरिक विवश है सोने के लिए रात को, वो मेरे देश का नागरिक है। और ये भाव श्री नरेंद्र मोदी में कूट कूट के भरा हुआ है। वैसे बड़े कठोर व्यक्ति लगते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनमें ये भाव है। इसके लिए आप देखो कि आज कई करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए उनके प्रयासों से। बहुत बड़ा काम किया है आर्थिक उद्धार का श्री नरेंद्र मोदी ने। दुनिया में समय बड़ा काम किया है, कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता ऐसा काम। अंत्योदय का काम उन्होंने बहुत बड़ा किया। गुजरात में मुझे याद है कि एक हॉस्पिटल था गुजरात में, जो सरकार का हॉस्पिटल था। जब श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने, उसमें सब्सिडाइज रेट पे हार्ट सर्जरी होती थी उस हॉस्पिटल में। उसका बजट था 2 करोड़ जब नरेंद्र मोदी आए, और 2014 में छोड़ा जब नरेंद्र भाई ने, जब उसका बजट था 95 करोड़। आप समझे? बड़ा जबरदस्त हॉस्पिटल है वो। गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनके लिए तो मुफ्त है ना, बाकी लोगों के लिए भी 1 लाख में सर्जरी थी उस टाइम पे। 1 लाख में सर्जरी, जिसका भाव 2.5 लाख चलता था बाहर। क्या बात है। हाँ उदय जी, इसी विचार को स्थायी रखते हुए कि राष्ट्र प्रथम के विषय में हर भारतीय को सोचना चाहिए, तब निश्चित रूप से भारत का उदय होगा असली स्वरूप में, और पूरे विश्व में ये विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। बिल्कुल। और ये इस बात को हमेशा ध्यान में अगर रखें कि नेशन फर्स्ट है, हम कोई ऐसा काम ना करें, और नेशन फर्स्ट के अंदर हम उसको नेशन फर्स्ट के रूप में उसको देखें, उसमें से हम फायदा ना लें। कोई ऐसा काम ना करें हम जिससे कि राष्ट्र जो है वो किसी भी रूप में प्रभावित हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर विचार। और इसी विचार के साथ आज का ये जो सेशन था श्री उदय माहुरकर जी के साथ, और ये जो सीरीज है जो हमने शुरू की है द चेंज मेकर्स, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और हमें पूरी आशा है और उम्मीद है कि जितने भी दर्शक पूरे विश्व में प्राच्यम के हैं, जब वो ये सीरीज देखेंगे द चेंज मेकर्स, और उसमें उदय माहुरकर जी का जब ये इंटरव्यू सुनेंगे, इनकी बातचीत, इनकी जीवन यात्रा, इनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम और इनका इतना बड़ा योगदान हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए, तो बहुत उनको प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलेगा। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और धन्यवाद उदय जी, थैंक यू सो मच।